तोड़ जवाब दे रहे थे। ये चुनाव खेसारी की वजह से बहुत दिलचस्प हो गया था, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी की जो वहां पे उम्मीदवार है उनसे भी नाराजगी थी, और बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर छपरा के लोगों का यह कहना था कि अगर पहले से जो तैयारी राखी गुप्ता करी थी, अगर उन्हें टिकट दिया जाता जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां व्यवसायी बहुत ज्यादा है। छपरा शहरी सीट से खेसारी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी खेसारी पीछे चल रहे हैं, क्या ये कंटिन्यू रहेगा या आगे आने वाले वक्त में वो आगे चलते हैं, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन छपरा सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है खेसारी की वजह से। वैसे सीएन गुप्ता पर वहां के लोगों ने, पेशे से डॉक्टर रहे हैं, बीते 10 साल से भरोसा किया, लेकिन छपरा की स्थिति में बहुत सुधार लोगों ने देखा नहीं, और इसीलिए मायूसी थी। इस बार कैंडिडेट बदल दिया है बीजेपी ने, और आरजेडी ने एक नया प्रयोग किया है। एक तो यादव, और इस बीच तारापुर से सम्राट चौधरी आगे, राघोपुर से तेजस्वी यादव भी आगे। ये दो हाई प्रोफाइल सीट, एक पूर्व डिप्टी सीएम और एक मौजूदा डिप्टी सीएम। इन दोनों डिप्टी सीएम की चुनावी स्थिति क्या है, रुझान के तौर पे क्या है, वो मैं बता रही हूँ। तारापुर से यानी सम्राट चौधरी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी के बारे में इस वक्त खबर आ रही है कि वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये चुनाव सम्राट चौधरी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला चुनाव है जिसमें उन पे बहुत सारे सवाल उठे। प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, उनकी पढ़ाई को लेकर। इसके अलावा बिहार में कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं, उसमें उनके नाम की संलिप्तता को लेकर भी सवाल उठे। तो डू एंड डाई सिचुएशन उनके लिए भी है, और अभी तक मौजूदा वक्त में बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा, आप बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा कह सकते हैं। सिवान से मंगल पांडे के बारे में इस वक्त खबर आ रही है कि वो आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी से कुछ ही देर पहले की स्थिति थी कि वो पीछे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल सिवान से मंगल पांडे, वो भी बीजेपी के एक महत्वपूर्ण चेहरा है बिहार बीजेपी के, और फिलहाल वो भी आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे भी वो चेहरा है जिसको लेकर भ्रष्टाचार के एंगल से प्रशांत किशोर ने इनके ऊपर भी सवाल उठाए। मतलब बीजेपी की जो बिहार में टॉप लीडरशिप है, जो 4-5 गिने चुने चेहरे हैं, उनको लेकर प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक खुलासे किए हैं, और इस बार पार्टी ने यह तय किया कि इन तमाम बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिसमें से सम्राट चौधरी अभी तक एमएलसी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें तारापुर से चुनाव लड़वाया जा रहा है। फिलहाल वो वहां से आगे हैं, और मंगल पांडे सिवान से आगे हैं। सिवान की अपनी एक भूमिका है अलग, उसी सिवान के एक सीट से ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और यहाँ पे वही जंगल राज और अपराधियों को बढ़ावा देने वाला एलिगेशन फिलहाल आरजेडी के प्रमुख चेहरा यानी तेजस्वी यादव भी झेल रहे हैं, और उसी सिवान सीट से मंगल पांडे फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर है। हाई प्रोफाइल चेहरों की स्थिति हम इस वक्त बता रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, इसके अलावा सिवान से मंगल पांडे, और ये चुनाव बहुत दिलचस्प होते जा रहा है। हालांकि खेसारी के बारे में उनके लिए खुशखबरी नहीं है। खेसारी छपरा सीट से पीछे चल रहे हैं। छपरा बहुत महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन उसकी समस्याएं बहुत ज्यादा है, और छपरा के लोग इस बार बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे। लेकिन मैं अभी भी आपको ये कंफर्म नहीं कह सकती हूं कि अगर ये पीछे चल रहे हैं तो अगले राउंड में खेसारी आगे नहीं आ सकते, क्योंकि खेसारी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा है, और अपनी ही पार्टी के महत्वपूर्ण चेहरा यानी तेजस्वी के खिलाफ भी वो कई दफा जाते हुए दिखे कि अगर तेजस्वी यादव या मैं काम करता हुआ आपको नहीं दिखूं तो आप हमें बदल देना। ये चुनावी मंच से वो कहते हुए नजर आ रहे थे। बहुत शानदार चुनावी कैंपेन रहा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां से वो जीती जाए। अब छपरा सीट का जरा जातीय समीकरण में आपको बता दूं, वहां राजपूत और यादव की बहुलता है। ये दो जातियां जो है वो निर्णायक भूमिका में रहती है, लेकिन बीजेपी बनिया चेहरे को इसलिए चुनावी मैदान में उतारती है क्योंकि जो शहरी सीट है वहां व्यवसायियों की संख्या ज्यादा है, वहां बनिया जाति से ताल्लुक रखने वाले चेहरों की ज्यादा संख्या है, और इसलिए बार बार वो कोशिश की जाती है कि किसी गुप्ता को टिकट दिया जाए, और ये प्रयोग बार बार बीजेपी करती रही और इस चुनाव में भी। तो क्या इस बार यादव के साथ साथ जो यूथ वोटर्स हैं, जो भोजपुरी फिल्मों को पसंद करते हैं या खेसारी जैसे सिंगर को पसंद करते हैं, वो भी खेसारी को वोट देने वाले हैं या नहीं, ये बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि मेरा ग्राउंड एक्सपीरियंस छपरा सीट का ये कहता है कि वहां एकजुट होकर तमाम कास्ट के लोग ये कह रहे थे कि खेसारी के आने से हमें लग रहा है कि छपरा में एक अलग माहौल बन सकता है। तो छपरा सीट खेसारी की वजह से ज्यादा चर्चा में आ चुका है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी वक्त मैं आपको बता दूं,
10:21 और आंकड़े जो है एनडीए के लिए 161 और महागठबंधन के लिए 68। मुकेश जी मेरे साथ है। मुकेश जी, ये हाई प्रोफाइल सीटों की स्थिति जो है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है? ये जो नए नए प्रयोग हुए हैं, मैथिली ठाकुर, खेसारी यादव, हालांकि प्रयोग नया नहीं है, इसके पहले भी होते रहे हैं, लेकिन कितना इम्पैक्ट होगा इन चेहरों का? नहीं, खेसारी यादव एकमात्र भोजपुरी स्टार या थे जो राजद की ओर से चुनाव लड़े, और उन्होंने भीड़ तो जुटाई अपनी सभा में, रोड शो में काफी, लेकिन क्या वो देखने वाले थे? क्या वो जनसुराज की तरह प्रशांत किशोर की भी भीड़ सभा में भीड़ होती थी, लेकिन वोट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ? हो सकता है। और आपने सही जातिगत इक्वेशन छपरा सीट का बताया कि वो यादव और राजपूतों का इलाका है, और शहरी क्षेत्र में बेस्ट, और उसके पहले केदार गुप्ता वहां के विधायक थे, उनको बदला भी गया, और एक बागी बीजेपी की वो खड़ी हो है छोटी कुमारी के खिलाफ। लेकिन अगर इक्वेशन ठीक बैठा हो, वहां पे अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री की भी सभा हुई थी, तो पूरा हाँ, का पूरा जो सारण का इलाका है वो छोटी कुमारी भाजपा के के बारे लिए में चार्ज लोगों ने हो ये गई। कहा, जब मैं वहां छपरा सीट पर ग्राउंड पे लोगों से बात करी थी, तो उनका कहना था कि छोटी कुमारी को बड़े नेता पसंद करते हैं और वो संघ की चेहरा रही हैं, उनके बड़े नेताओं से संपर्क है, इसलिए उन्हें टिकट मिल गया। नहीं तो राखी गुप्ता बहुत मेहनत कर रही थी, अगर उन्हें टिकट दिया जाता तो परफॉर्मेंस कुछ और होता। ये वहां के ग्राउंड के लोगों की शिकायत थी, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं। वो ठीक है, देखिए मैं थोड़ा अलग संदर्भ में कहूं, पटना में भी, पटना साहिब में नंद किशोर यादव हाँ। भाजपा के बहुत पुराने नेता, 6-7 बार के विधायक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, उनको पार्टी ने बदला और एक नए कार्यकर्ता को सामने लाया। कुम्हरार सीट पे भी अरुण सिन्हा जो लगातार 4-5 बार विधायक रहे, वो सुशील मोदी जी का वो क्षेत्र था, उस पे भी बदला। लेकिन रुझान अगर जो आ रहा है उस हिसाब से तो जो भाजपा का जो हार्डकोर वोटर है वो भाजपा के फैसले के साथ ही है, वैसा चेंज नहीं है, इसलिए। लेकिन हाँ, वो सबसे कहते हैं ना जरूरी कि पोलिंग बूथ पे जाते जाते भी लोगों का मन बदल जाता है, और ये कई दफा नीतीश कुमार के लिए भी होता है, आरजेडी के लिए भी होता है, और ये बीजेपी के लिए होता है। लेकिन अब जरा कांग्रेस पार्टी पे एक बार फिर फोकस करते हैं। 2020 के परफॉर्मेंस को अगर मैं कोट करूं तो 19 सीटों पर वहां पे अटकी थी कांग्रेस पार्टी, और उस समय भी ठीकरा फोड़ा गया था कि अगर तेजस्वी कुछ सीटों से रह गए तो उसमें सीमांचल में नुकसान पहुंचाया ओवैसी की पार्टी ने, क्योंकि 5 सीटें उनको चली गई थी और कांग्रेस पार्टी का शानदार परफॉर्मेंस नहीं था। और इस बार यानी 2025 आते आते कांग्रेस पार्टी फिलहाल रुझानों के मुताबिक 12 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो क्या तेजस्वी के राह में रोड़ा बनकर कांग्रेस पार्टी बार बार उभर रही है बिहार में? इस बीच हमारे साथ युवराज भी जुड़ नहीं, गए। अभी एक सवाल का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद क्या मुकेश मुझसे जी। पूछ रही है? हाँ हाँ जी, मैं आपसे ही पूछ रही थी। जी जी। देखिए, पिछली बार जब 70 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, और सबसे खराब स्ट्राइक रेट उस समय यही ये टैग दिया गया कांग्रेस को कि कांग्रेस के कारण ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। लेकिन इस बार भी आप 12 जगह पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, 60 सीट ही आपको मिली, हो सकता है पसंदीदा सीट भी आपको नहीं मिला, तो निश्चित रूप से भाजपा कांग्रेस में, और लास्ट मोमेंट तक माने राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली में बैठक करते रहे, अब उम्मीदवारों का ठीक से चयन नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस अगर 12 सीटों पे अभी अगर ज्यादा जीत रही है और ये कंटिन्यू कर जाए, तो मेरे हिसाब से बड़ी उपलब्धि ही होगी। युवराज जी से आप सवाल पूछ रहे थे नीरज। युवराज जी इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सवाल ये महत्वपूर्ण है। युवराज जी, हाँ। सवाल हमारा ये है कि अभी जो रुझान तकरीबन आ गए हैं सभी सीटों के, और एनडीए 162 पे लीड कर रहा है और महागठबंधन को 68 सीटें दिखा रहे हैं, मतलब 2/3 जीत की तरफ एनडीए आगे बढ़ रहा है, और पिछली बार के मुकाबले उससे 38 सीटें ज्यादा दिख रही हैं और महागठबंधन को 32 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये एक अप्रत्याशित और बड़ी जीत है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है।
क्या फैक्टर ऐड हुए? 1.5 ऐसा घंटा तो की लग ही रहा है कि उन्होंने अपना जो कोर वोट बैंक था वो तो इंटैक्ट बस किया ही, खाना में लेकिन टाइम नए हो वोटर भी जुटाए हैं। इतनी मैसिव विक्ट्री के पीछे क्या बड़े फैक्टर दिख रहे हैं आपको? बोलेगी तो ना नहीं गया। जी, क्या मेरी फ्रेम आ रही है? हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल, कही अपनी बात। जी, 10 आदमी को जोड़ आपको ले। और आपके दर्शकों को नमस्ते। देखिए, ये अचरज की बात है लोगों के लिए, लेकिन मैं आपको ये कन्विक्शन से कह सकता हूँ। कल के दिन एक चैनल में मैं बैठा था, राष्ट्रीय चैनल पे, तो उनको मैंने एक डेटा दिया था और कुछ युवराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, इसी सवाल का जवाब मुकेश जी हम आपसे लेना सुन चाहेंगे। पा रहे, सुन पा रहे। हाँ हाँ सुन हाँ, पा रहे, ठीक है, आप कही बोलिए। कही। आगे लग आपको और आपके दर्शकों को आप शायद म्यूट कर दे रहे हैं युवराज जी अपने आप को। मैंने फिर आपसे अनम्यूट किया नीरज, आपको, हम उनके कहिए। पास जाएंगे। मुकेश जी एक से यही सवाल मैं दोहराती हूँ। नहीं, आ गई उनकी, वो फिर से ऑनलाइन है। युवराज जी बात जारी रखिए अपनी। नहीं आ रही है नीरज, आ गई। टीम कह रही है नहीं आ रही है। मुकेश जी, आप जरा कमेंट कीजिए जो युवराज जी कहना चाह रहे थे। क्या था, एक बार रिपीट करिए सवाल। प्रमोद जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी 2/3 जीत की तरफ बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना 38 सीटें उसको ज्यादा हैं और महागठबंधन को 32 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उसने अपना कोर जो वोट था वो तो इंटैक्ट किया ही है, नए वोटर भी जुड़े हैं। तो क्या फैक्टर दिख रहा है आपको इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए? क्या महिला ही सबसे बड़ी जाति बनी और अक्रॉस पार्टी लाइन उन्होंने एनडीए को वोट किया है? क्या कुछ ऐड हुआ है? एलजेपी भी साथ है, ये दोबारा चिराग पासवान, वो भी हम जानते हैं। एनडीए का कंसोलिडेशन है वोट का, और लोजपा जो उस समय डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में 2020 में काम कर रही थी, 2024 से वो कंस्ट्रक्टिव जो 5 पांडव वाली का जो हाँ। फॉर्मूला एनडीए कह रहा है, वो पूरी तरह से, अगर 43 सीटों पे, अगर 30 या 34 सीटों पे डायरेक्ट जदयू को हराने में भूमिका लोजपा चिराग की थी, आज अगर 70 प्लस हो रहा है तो पूरा का पूरा बदल जाएगा। और निश्चित रूप से, और ये एकजुटता के कारण ही ऐसा हुआ है, और पूरे कोहेसिव ढंग से। और मोदी और नीतीश चाहे जो नैरेटिव रहे, लेकिन बिहार में एक बड़े लेकिन भाई की प्रमोद जी, भूमिका में नीतीश इसका कुमार। सीधा असर राहुल के राजनीतिक करियर पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि हमने ये शुरुआती वक्त में बात तो की कि राहुल गांधी के आने से या वोट अधिकार यात्रा की वजह से माहौल तो बना, लेकिन बीच में लड़खड़ा गए राहुल गांधी और फिर से वही इमेज बन गई कि पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। तो ये आने वाले 2 चुनाव में, यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करेगी। हाँ, निश्चित रूप से आप सोचिए, बिहार को इन्होंने इतना फोकस किया था कि अति पिछड़ा को लेके पटना में, और सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक आजादी के बाद बिहार में और पटना में हुआ। आपने मोमेंटम तो काफी क्रिएट किया, लेकिन पता नहीं, जब लास्ट में टिकट बंटवारा, आपसी कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए और जनता में भी दिखना चाहिए, तो आप गायब रहे, सीन से ही गायब रहे। तो बीजेपी एंड जदयू की जो पूरी जो स्ट्रॉन्ग मशीनरी है, उसने उनको तो डिस्क्रेडिट किया। उसके लिए जिम्मेवार वो खुद हैं। बिल्कुल। और इस बीच रविंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एचईएम के स्पोक्स पर्सन है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? अगर मेरा हो गया तो मैं चाहूंगा कि ट्वीट करूं, या ठीक है प्रमोद जी, अगर आपको सर अगर कुछ देर और रुक सकते हैं तो बेहतर होगा। रविंद्र ठीक जी है, मैं अनम्यूट 10 मिनट और मैं रविंद्र जी अनम्यूट ठीक कर है, लीजिए खुद हाँ, को। ठीक है, आप 10 मिनट रहिए। युवराज जी के पास चलते हैं। युवराज जी दिख रहे हैं मुझे, उनका माइक भी अनम्यूट है। युवराज जी, आवाज आ रही है आपको? जी। युवराज जी, शुरुआती टिप्पणी आपकी इन रुझानों पर चाहूंगा। अब तो 10:30 बज गए हैं, चीजें काफी हद तक सेटल हो गई हैं। आपको लग रहा है कि यही अंतिम नतीजे हो सकते हैं या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है काफी लोगों के लिए, लेकिन मैं अभी डेटा लेके बैठा हूं सर। कल के दिन एक राष्ट्रीय चैनल पे मैंने ये डेटा दिया था, तो कुछ लोगों ने, तथाकथित एक्सपर्टों ने, मुझे फला फला पार्टी का समर्थक कहा या फला फला पार्टी के पेरोल पे कहा। देखिए, मैं जेनजी की भाषा में आपको बताता हूँ। यदि आप गुजरात का गरबा जानते हैं या कोई भी बॉलीवुड का डांस या कोई भी डांस फॉर्म आप करते हैं, तो शुरुआत जब डांस की होती है तब हम शुरू करते हैं और फिर हम उस डांस में, उस कृत्य में, उस आर्ट में रम जाते हैं और फ्लो में होती है चीजें। ये इलेक्शन वैसा ही था। नीतीश
और नरेंद्र बहुत क्लैरिटी थी। जो कहते हैं बॉलीवुड की भाषा में, जो जेंजी समझेंगे, दो जिस्म एक जान। भाई बिहार में पटना में नीतीश, तो भारत में दिल्ली में नरेंद्र। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई इंटरनल फाइट नहीं, कहीं कोई मतलब एक रुपए का कोई नहीं, ये संदेह तो आप नहीं, नहीं कह शंका सकते नहीं। कि इंटरनल फाइट नहीं है। बीजेपी ने कभी खुलकर नहीं कहा कि चुनाव परिणाम के बाद हम सीएम नीतीश कुमार को ही बना देंगे, और अभी देखिए कि नीतीश कुमार बाजीगर बनकर निकले हैं। मतलब जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, जो जेडीयू 2020 में बीजेपी की तुलना में बहुत पीछे रह गई थी, और यहां तक कि अंदर खाने की खबर है कि नीतीश कुमार ने तब कहना भी शुरू कर दिया था कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, लेकिन सीएम उन्हीं को रख के सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था। तो 2025 आते आते बहुत बड़ा फर्क है, जहां बीजेपी भी दबी जुबान में ये मानने लगी थी कि ये तो उनका आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार ने कुछ और कह दिया। रीमा जी, एक बात ये भी होती है कि राजनीति में कोई चीज बहुत स्थायी नहीं होती। भाई नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं सीएम नहीं बनूंगा, आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन नीतीश जी बिहार ने के लिए अपने स्थायी बेटे, नीतीश कुमार है, ये इस चुनाव से भी साबित हो गया। रीमा जी बात ये नहीं होती, आप समझे, डायनामिक्स बहुत बदलते हैं। हाँ, नीतीश हाँ। जी ने एक मोमेंट पे अपने पुत्र निशांत की भी एंट्री कराई थी बिहार में, जबकि किसकी दर्शकों एंट्री? को मालूम होगा अपने बेटे की। निशांत कुमार निशांत, उनके निशांत। पुत्र चुनाव के पहले 2 बार वो दिखे थे। और निशांत नहीं, कुमार का वो व्यवसाय, उनका पार्टी काम, नहीं उनकी ज्वाइन नौकरी कर रहे सिंगापुर थे, में वो है। गाहे बगाहे अपने पिता के साथ दिख जाते हैं या किसी कार्यक्रम में दिख जाते हैं। ये तो उसी वक्त तय हो गया था कि अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को राजनीति में लेकर आ जाते हैं तो फिर लालू यादव और उनमें बहुत बड़ा फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि परिवारवाद के हमेशा खिलाफ में नीतीश कुमार रहे हैं। जी, तो देखिए रीमा जी, थोड़ा एको हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि मुझे 2 मिनट आप फ्लो में बोलने बिल्कुल। दीजिए। ठीक है, ठीक आप है। इंटरजेक्शन बाद में कर सकते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा क्या नहीं, वो पहले की बात हो गई। जब चुनाव के लिए भाजपा और लोजपा और जेडीयू जदयू बैठे टेबल पे, तब ये देखा गया कि 2005 में नीतीश बाबू ने जब राज्य को अपने हाथ में लिया था, तो क्या मुद्दे थे। जैसे आपने बहुत बखूबी कहा, लालू यादव का परिवारवाद था, एक गुंडाई दबंगई थी, और गुंडाई आज भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिहार सबसे बढ़िया राज्य बन चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम, सिंडिकेट क्राइम आज नहीं है। आज किसी बाहुबली की इतनी ताकत नहीं है कि अपने घर से बैठ के एमएलए को चलाए, सरकार को चलाए। और एक जो नेपोटिज्म, परिवारवाद, करप्शन, गुंडाई, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इन नहीं, मुद्दों देखिए पे काम कुछ किया। कुछ जगहों पे तो मैं भले नीतीश कुमार की तारीफ करूं, लेकिन साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, मुकेश जी मेरे साथ है तो वो बेहतर तरीके से बताएंगे, नीतीश कुमार ने बहुत जगहों पे कॉम्प्रोमाइज भी किया है, जिसमें आनंद सिंह है, उनको फिर से जिंदा कर देना, 2005 का वो पहला कार्यकाल जहां बाहुबलियों को चुन चुन कर सलाम